हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाइए वहाँ पर रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इसके साथ साथ काफ़ी सारे पब्लिकेशन का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। जिन्हें भी प्रैक्टिस करना है, जाइए प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को, और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंटर लेवल पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अच्छे इसमें पोस्ट आपको शामिल होते हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए आप लोग प्रैक्टिस और कंटिन्यू तैयारी रखें। ठीक है, चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नहीं आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न कहता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग के पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 1940 में जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मुस्लिम लीग की पार्टी का समेकन करने का जो प्रयास किया था, उसके रिलेटेड पूछा जा रहा है यहाँ से प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, एक करता है कि ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल के द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटी कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ रहा है, यहाँ सीधे ब्लैक होल कर दे दिया, तो ये पहला ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना ये प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो इस देखिएगा, ऑप्शन का कोई क्वेश्चन से लेना देना ही नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा 4, न तो 1 और न ही 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर देखेंगे हम लोग। सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? सिनेगॉग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सिनेगॉग जो है ये आपको किसका पूजा स्थल ये माना जाता है, कौन से धर्म से ये रिलेटेड है। तो 2 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से कि ये यहूदी धर्मावलंबियों का है। यानी कि यहूदी धर्म के जो लोग हैं जहाँ पर अपना पूजा करते हैं, वो पूजा स्थल का नाम क्या कहलाता है? वो सिनेगॉग कहलाता है। ठीक है, और पारसी लोग जो होते हैं ये आपको ये अग्नि की पूजा करते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर यहाँ पर, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पे ये आपको खुले बाजार के संचालन का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सबसे अधिक मामले हैं? कौन से राज्य में कैंसर के सबसे अधिक मामले हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैंसर के ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा यहाँ से, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? यानी कि छत्तीसगढ़ में पूछ रहा है कि लोहा और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भिलाई। ठीक है, भिलाई में आपको, छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है लौह और इस्पात कारखाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो भिलाई आपको है, ये लोहा और इस्पात का कारखाना, ये 1955 में खोला गया था। ये आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में आता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? ध्यान दीजिएगा, BSE सेंसेक्स वो है आपको जो ये स्टॉक्स जो है कि कितने स्टॉक पर आधारित है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 30 स्टॉक पर ये आधारित होता है BSE। ठीक है, BSE का ये मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, मुंबई याद रखेंगे, मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में पूछ रहा है कि वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 360। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात का लागू किया गया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक भी बार नहीं। ठीक है, 0, कुछ नहीं। ठीक है, एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। अनुच्छेद 356 हो जाता है राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत पूछ रहा है कि किसे स्थापित किया गया। 8 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 8 का 1 हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अगर पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना पूछेगा ये कब लाया गया था, तो याद रखिएगा 1784 में। ठीक है, 1784 याद रखिएगा। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड के स्थापित किया गया था इसमें पिट्स इंडिया एक्ट को के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 9 नंबर, ठीक है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? काफ़ी अच्छे प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है किस दिन को हम लोग मनाते हैं? 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 9 का 2 होने वाला है यहाँ पे 2 अक्टूबर। ये किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो ये गांधी जी, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ध्यान देंगे, ठीक है। और 2 अक्टूबर को एक और महान व्यक्ति हैं जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी याद रखेंगे आप लोग। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, लेबर डे, ठीक है, मजदूर दिवस है। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, ठीक है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, किसके, ये मतलब कि पुण्यतिथि पर, जो गांधी जी की पुण्यतिथि पर, ठीक है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितने मैं पॉइंट्स बताता हूँ आप लोगों को, सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10 है कि रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? ध्यान देंगे, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी जो है कि बहती है? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ताप्ती नदी बहती है रिफ्ट घाटी में, ठीक है, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न कहता है 11 नंबर यहाँ से कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारत के संविधान में संघीय जो शब्द आता है ये कहाँ प्रयोग हुआ है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, संविधान में कहीं नहीं, ठीक है। संविधान में कहीं नहीं संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं भी नहीं, ठीक है। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया यानी कि राज्यों का संघ होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि अफ्रीका का कौन सा देश है जो कि ओपेक का सदस्य नहीं है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा 3 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका जो है ये ओपेक का सदस्य नहीं है। अल्जीरिया है, लीबिया भी है, अंगोला भी है ओपेक का सदस्य, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओपेक का अगर स्थापना दिवस पूछ देगा दोस्तों कि कब इसका स्थापित किया गया था, 1960 याद रखेंगे, ठीक, 1960 में ओपेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे 3 हो जाएगा, फर्म। क्या होता है? फर्म यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बेरोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? उस रोजगार की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो है कि शून्य होती है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही युग्म पूछा है कि सुमेलित कर कीजिए, ठीक है। 15 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये आपका पहला वाला तो सही है। कथकली तमिलनाडु नहीं, कथकली आपका केरल हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। कथकली किस कहाँ का है? केरल का है, याद रखेंगे। कथक मणिपुर ये नहीं है आपको, कथक आपको उत्तर भारत में चले जाइए। और भरतनाट्यम केरल, ये भी गलत है, ठीक है। भरतनाट्यम आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश नहीं है। आप लोग इसका कमेंट भी करके बताएंगे कहाँ पर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला आपका यहाँ पर सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 16 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? ध्यान दीजिएगा, अस्थायी पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे लोग। अस्थायी के सदस्यों के निर्वाचन की अवधि जो पूछ रहा है आपको, टाइम पीरियड कितनी होती है, कितने समय के लिए? तो 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए होती है इन लोगों के लिए, ठीक है, 2 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, यूएनओ में पूछ रहा है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो होते हैं टोटल कितने हैं? 10, और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5, ठीक है। तो 5 अस्थायी जो सदस्य हैं कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। 5 नाम याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? ध्यान दीजिएगा, कौन से 2 राजवंश के बारे में पूछा गया है जो खिलजी वंश से पहले थे? ध्यान दीजिएगा, मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को जो कि हमेशा याद रखिएगा और इस तरह का प्रश्न आप लोग हल कर पाएंगे, ठीक है। गुखी तुसौली याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, गुखी तिसौली ल है ये, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, गुलाम वंश गु से हो जाएगा, खी से खिलजी वंश,
30 से हो जाएगा, ये 30 है, 30 से हो जाएगा तुगलक वंश, 100 से सैयद वंश और ली से लोधी वंश। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा 2 राजवंश पूछ रहा है कि खिलजी वंश से पहले आता है, तो खिलजी वंश इसमें कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। खिलजी वंश तो यहाँ पर ये हो गया आपको गुखी, तो पहले तो आपको इससे पहले आपको गुलाम आ जाएगा। 17 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, गुलाम वंश और तुगलक वंश है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो ये पूछा जा रहा है कि खिलजी वंश से पहले आता है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मिसप्रिंट किया है यहाँ पर। तो खिलजी वंश से पहले तो एक ही आ रहा है गुलाम वंश, सिर्फ गुलाम वंश तो यहाँ पर है, लेकिन तुगलक वंश जो है आपको खिलजी वंश से के बाद आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता कि 2 राजवंश जो थे जो खिलजी वंश से पहले नहीं, खिलजी वंश से एक पहले और खिलजी वंश से एक बाद में है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य यही होगा, हो सकता है मिसप्रिंट हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ऐसा का सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप लोग ये ट्रिक लिख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह से याद रखने के लिए क्रम वाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ये कहाँ स्थित है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, ग्वालियर में है। ये कहाँ है, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन है जिसे लघु संविधान कहा जाता है। तो 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 वाला हो जाएगा यहाँ से, कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1976 में, इसको हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। ध्यान देंगे यहाँ पर कि संविधान का कौन सा संशोधन पूछ रहा है जो कि राजनीतिक के दल बदल से संबंधित है। तो 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 52वां संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन ये आया था कब, 1985, डेट भी याद रखिएगा, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ये आपको दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची पूछ रहा है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 होने वाला है, 4थी अनुसूची में ये दिया हुआ है, ठीक ना। राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण जो करती है ये आपको 4थी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ये किस संविधान सभा में ये किसने कहा था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, के.टी. शाह का यह कहना है। किसका कहना है, के.टी. शाह का ये कथन है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में इसमें से कौन थे जो कि हिस्सा नहीं लिए थे। देखिएगा, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो इनमें से टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही नहीं लिया था, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन कौन सी देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 24 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का जो आपको 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था, ये आपको कब हुआ था, 22 से 24 अगस्त 2023 में, अभी हाल ही में जो बीता हुआ वर्ष है उसी वक्त हुआ था। ये जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न कहता है कि गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। ध्यान दीजिएगा, गांव में जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग मतलब वहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनके लिए जो है आपको आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू किया है। तो 25 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा, इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना ये लागू किया गया है। ये कब लागू किया गया था, 1985 में, डेट भी याद रखेंगे, 1985। अगला प्रश्न कहता है कि एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है। एयरफोर्स का सबसे छोटा वाला पूछ रहा है कि कमीशन्ड रैंक जो होता है, रैंक वो कौन सा है। तो 26 का देखिएगा 1 हो जाएगा, फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर जो होता है ये सबसे छोटा रैंक का कमीशन रैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है।
डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दिया है, कितने करोड़ में? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से 14,903 करोड़। ठीक है, 14,903 करोड़ के साथ मंजूरी दिया है डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? ध्यान दीजिएगा, डेट पूछा जा रहा है कि पृथ्वी जो है आपको सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है, कौन से डेट में होती है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से 28 का 2 हो जाएगा दोस्तों, 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को होती है सबसे न्यूनतम दूरी पर। और इसको कहते क्या हैं? उपसौर। याद रखिएगा, इसको अगर पूछ देगा 3 जनवरी को जो होती है इसको कहते क्या हैं, तो इसको उपसौर बोला जाता है। और वहीं अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि पृथ्वी कब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो इसका डेट हो जाता है 4 जुलाई। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? अपसौर कहते हैं। ठीक है, दोनों याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो सबसे पहले खोजा गया? 29 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो होगी आपको, उसको सबसे पहले हड़प्पा जो ये जगह था जो खोजा गया था। हड़प्पा ध्यान दीजिएगा कौन सी अगर नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे है। मोहनजोदारो जो है कि आपको ये सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। चारों को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि नदी भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। 29 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा की अगर पूछ देगा खोज कब की गई थी, तो इसका याद रखिएगा 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और मोहनजोदारो की खोज की था आपको 1922 में राखलदास बनर्जी। दोनों का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ठीक है, मगधी भाषा, बिहार में मगधी भाषा जो चलता है, ये प्रथम कवि किसे माना है? प्रथम कवि भाषा का। 30 का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा ईशान। ठीक है, ईशान यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है इनमें से? ठीक है, वेंगुएला, गल्फ स्ट्रीम, कुरुसिवो और ब्राज़ील। ध्यान दीजिए, 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से वेंगुएला। वेंगुएला की जो जलधारा है ये आपको ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? ये गर्म जलधारा है, इसको याद रखिएगा, ये आपको अटलांटिक महासागर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरबल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हरबल्लभ संगीत सम्मेलन से पूछ रहा है कि संदर्भ में। यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन समारोहों में से एक है। पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। यहाँ पर दूसरा भी आपका सही है। ठीक है, 3 नंबर यहाँ कहता है इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरबल्लभ की समाधि पर किया जाता है। तीसरा वाला नहीं होगा, यह गलत है। यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है, यह भी गलत है। तो 1 और 2 आपका इसका यहाँ पर सही हो जाएगा कथन। तो 1 और 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है। 1 और 2 केवल सही हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है चक्रवात की क्या पहचान है? तो चक्रवात की क्या पहचान है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अचानक भारी बाढ़ का आना। अगर अचानक भारी जो बाढ़ आ जाता है वो चक्रवात का उदाहरण होता है। 34 नंबर प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में प्रथम जाने वाली महिला कौन थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ इसमें गलती हो गया है। 33 में जो है ऑप्शन नंबर ये चक्रवात का उदाहरण जो होता है ये नहीं होगा, ये गलत बता दिया मैंने, सॉरी। विनाशकारी हवा और वर्षा। ध्यान दीजिएगा, चक्रवात का जो उदाहरण होता है विनाशकारी हवा और वर्षा होता है। 34 नंबर प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो थी ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? ध्यान देंगे, ये शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर, उनके पिता का नाम क्या था? हसन सूर। इनका मकबरा पूछ रहा है कि कहाँ निर्मित है, जिसे सूखा मकबरा के नाम से ये चर्चित है, उनके पिता का मकबरा। ठीक है, शेर शाह सूरी का। 35 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सासाराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सासाराम में ही स्थित है। शेर शाह सूरी का भी मकबरा सासाराम में ही है, उनके पिता का भी जो सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है वो भी सासाराम में ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रतन टाटा को। ठीक है, रतन टाटा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में? तो ए और ह्यूम के द्वारा। ठीक है, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा किया गया था, ए ह्यूम के द्वारा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखेंगे, पहले अध्यक्ष है। और पहला जो अधिवेशन, ये कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष, ये अधिवेशन जो हुआ था, इसमें कितने अनुयायियों ने यानी कि प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का पूछ रहा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, सहारा। ठीक है, सहारा, यानी जो कि उत्तरी अफ्रीका में ये पड़ता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। गोबी जो ये आपको ये रेगिस्तान है, ये मंगोलिया में पड़ता है। थार ये राजस्थान में है, याद रखिएगा, भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इस ग्रुप में पूछ रहा है कि इनमें शामिल नहीं है हरियाणा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा आपको इस ग्रुप में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको इसको किससे रिलेट किया गया है? तो गुजरात, तमिलनाडु और केरल, ये आपको तीनों के जो कुछ भाग हैं जो समुद्र से घिरे हुए हैं, लेकिन हरियाणा के भाग समुद्र से नहीं घिरे हुए हैं, स्थल से घिरे हुए हैं, इसलिए आपको इसी आधार पर इसको अलग किया गया है। 40 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? तो 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सौरिया पहाड़िया। ठीक है, सौरिया पहाड़िया। नेक्स्ट, भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर क्या है? तो देखिएगा, सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, सारनाथ में जो आपको स्थित है अशोक स्तंभ, उसका जो शीर्ष भाग है वही उसकी जो प्रतिकृति है वही आपको भारत सरकार की मोहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा स्टेट जो है, सबसे कम क्षेत्रफल में जो है गोवा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की अगर बात कही जाए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है, नागालैंड का 16,579 किलोमीटर और सिक्किम का 7096 वर्ग किलोमीटर है और त्रिपुरा का 10,486 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार सबसे कम आपको 3702 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से गोवा सबसे छोटा हो जाएगा क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, 43 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या कह रहा है, किस निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु, देखिए यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, ये गलत दे रहा है ऑप्शन में। यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ से गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और तमिलनाडु नहीं होगा। गुजरात का सबसे ज़्यादा आपको है तटरेखा, लगभग आपको ध्यान दीजिएगा 1663 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1663 किलोमीटर। और उसके बाद आंध्र प्रदेश का आता है 1100 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 हो जाएगा, ब्रह्मो समाज का। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने किया था, कब किया था? 1828। ठीक है, 1828 में किया था। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? देखिएगा, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 20%। कितना? 20%। यानी कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को, यानी कि जो OBC MBC लिख रहा है, MBC, हाँ ठीक है, MBC जो होता है वो कितने प्रतिशत आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया गया है? तो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली विद्युत रेल यानी कि डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? भारत की जो पहली विद्युत रेल जो चलाई गई थी, इलेक्ट्रिक रेल। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, मुंबई से पुणे के बीच चली थी। ठीक है, मुंबई से
पुणे के बीच चली थी सर्वप्रथम ये विद्युत चालित जो चला था, बिजली से जो चलने वाला ट्रेन होता है, डेक्कन क्वीन। कब चली थी? तो 1 जून 1930 को मुंबई बीटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से पुणे के बीच चलाई गई थी। 47 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, तो चंद्रमा पर उतरने के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, और VVI लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। तो 47 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शिव शक्ति उसको कहा गया, उसको नाम दिया गया शिव शक्ति। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की? अभिनव भारत के नाम से, ध्यान दीजिएगा। तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, BD सावरकर। ठीक है, BD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सती प्रथा कब समाप्त किया गया? ठीक है, सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में। देखिएगा सती प्रथा क्या था, इसके बारे में जान लीजिए। कुछ शॉर्ट्स में मैं बता देता हूँ। सती प्रथा वो थी जो जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उनके साथ साथ उनकी पत्नी को भी जिंदा मतलब जला दिया जाता था। ये बहुत ही बुरी प्रथा थी हमारे भारत में, जिसको समाप्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से समाप्त किया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको। ठगी प्रथा भी एक प्रश्न आता है, तो 1830 में उसको समाप्त किया गया था ठगी प्रथा को, वो कर्नल सिलीमैन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया था। तो दोनों प्रश्न को में से आपको देखिएगा 3-4 प्रश्न है जो कि बताया मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नायलॉन के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिएगा, बिहार का अपने कौन सा जिला है जो कि नायलॉन के लिए फेमस है, नायलॉन उद्योग के लिए? तो 50 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सामान्य विज्ञान स्टार्ट हो गया आप लोगों का। गणित और रीजनिंग के लिए PDF ले लीजिएगा आप लोग, मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप लोग लेकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिएगा, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, नमक को अगर हम बर्फ़ के साथ मिलाएंगे तो हिमांक आपको क्या होगा? 51 का घटता है। ठीक ना, नमक को अगर हम बर्फ़ के साथ मिला देंगे तो हिमांक उसका घट जाता है, यानी कि नमक को अगर हम बर्फ़ के साथ अशुद्धि को मिलाएंगे तो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण का होता है यूज़। ध्यान दीजिएगा, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, यानी कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वाहन में, कौन सी दर्पण का यूज़ होता है? ध्यान दीजिएगा, तो उत्तल दर्पण लगा होता है ये। ठीक है, 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? तो 53 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। ध्यान दीजिएगा, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 2 हो जाएगा, आत्मोद्भिद। ठीक है, आत्मोद्भिद जो ये पेड़ है, ये सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ इसको कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आत्मोद्भिद का मतलब होता है कि हेलियोफाइट। ठीक है, हेलियोफाइट ऐसे पादप है जो धूप में अधिक बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें धूप प्रिय पादप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्याज एक गांठ यानी कि बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है, क्या है? मतलब तना है, जड़ है, पत्ती या फूल है? प्याज है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्याज जो है कि एक बल्ब का एक उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित किसका रूप है? एक तना का रूप है। ठीक है, तना इसको कहा जाता है प्याज को। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका हम लोग पता लगाते हैं? प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा या ताप। 56 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, धारा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का हम लोग पता लगाते हैं। तो ठीक है, धारा हो जाएगा। यह जो है आपको धारा यानी कि विद्युत धारा, और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा के साथ साथ मात्रा, उसकी मात्रा जो है उसकी ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया है, छेद का आकार क्या होगा?
एक धातु की प्लेट है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। धातु की एक प्लेट है, उसके बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया गया। तो छेद का आकार क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा या कुछ धातुओं में बढ़ता है? तो 57 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको छेद ऑब्वियसली आपको बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है? कौन सी मिश्र धातु है जो कि कॉपर और टिन से मिल करके बनती है? पीतल, कांसा, सोल्डर या रांगा? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कांसा, ठीक है। कांसा तांबा और टिन से मिल करके बनाया जाता है, तांबा यानी कि कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह धातुएं पहचानिए जो निराविसी प्रकार की है। वह धातु को हम लोग को पहचान करना है जो निराविसी प्रकार का है। 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 हो जाएगा, स्वर्ण यानी कि गोल्ड, ठीक है। गोल्ड यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि प्रकृति में सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, वह निराविसी यानी कि नो पॉइजनस प्रकार का एक धातु है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण खाली स्थान क्रांतिक कोण से क्या होगा? यानी कि दिए गए विकल्पों के साथ रिक्त पद को हम लोग को फिल करना है, ठीक है, फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, तो 60 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अधिक होगा, ठीक है, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धूम कोहरा यानी कि स्मॉग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, वो कौन सा एक शक्तिशाली द्रव्य है? यानी कि धूम जो कोहरा होता है, कोहरा स्मॉग में हमारे आँख में मौजूद जलन पैदा करता है, वो उसमें क्या आपको मौजूद होता है? 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा यहाँ से कि परॉक्सी एसीटिल नाइट्रेट, ठीक है। परॉक्सी एसीटिल नाइट्रेट होता है जो कि हमारी आँख में जब धूम कोहरा जो लगता है तो जलन पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? 62 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन सी धातु? 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम जो एक ऐसी धातु है जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। पोटेशियम का अगर संकेत पूछता है तो के याद रखिएगा, के, ठीक है, के पोटेशियम होता है। कैल्शियम का Ca, ठीक है, Ca होता है। सोडियम का Na होता है। जस्ता का होता है Zn, ठीक है, जिंक यानी कि जस्ता, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से 64 नंबर यहाँ पर कि ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई पड़ती है? अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं तो पानी की टैंक उथला दिखाई के देती है, क्यों देती है, ऐसा क्या कारण है? ठीक है, ये फिजिक्स, ये एक तरह का फिजिक्स है, ये इसको क्या कहते हैं? तो 64 का देखिएगा, अपवर्तन के कारण, ठीक है। यानी कि अगर पानी में हम लोग छड़ी डाल देते हैं, एक छड़ डाल देते हैं तो वो बीच से टूटा हुआ प्रतीत होता है, या तो अगर एक सिक्का रखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ से सही उत्तर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतया निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतया निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? 65 का आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1। 66 देखेंगे प्रश्न, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े, ठीक है, लंग्स कहाँ स्थित होते हैं? ये लंग्स, ठीक है। 66 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फुफ्फुस वर्णीय गुहिका में, ठीक है, फुफ्फुस वर्णीय गुहिका में स्थित होती है लंग्स, ठीक है, फेफड़ा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं में से स्रावित होती है? किसकी कोशिकाओं से स्रावित होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो 67 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पेट, ठीक है, पेट यहाँ से सही हो जाएगा उत्तर। कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आपको HCl, जिसका सूत्र होता है HCl, अम्ल जो किसकी कोशिकाओं से स्रावित होती है यानी कि निकलती है, तो पेट से, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है पायसीकरण क्या है? पायसीकरण ये क्या है? तो 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 68 का 1 हो जाएगा, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। पायसीकरण क्या है ये? कि वसा को यानी कि फैट जो होता है, चर्बी, फैट, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, ये पायसीकरण कहलाता है। 69 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि ध्यान देंगे, 69 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, pH, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, pH का मतलब होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज किसने किया था? तो सोरेनसन नाम याद रखिएगा, सोरेनसन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? तो 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रोटीएस। ठीक है, प्रोटीएस से प्रोटीन पचते हैं, 70 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन प्रोटीएस नामक एक एंजाइम होता है, उसके द्वारा निष्पादित होता है। यह प्रक्रिया पेट में शुरू होती है, जहां पेप्सिन कुछ प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में विघटित कर देती है और एमिनो एसिड प्रोटीन पाचन के अंत उत्पाद होते हैं, जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमा नहीं होता। ध्यान, ठीक है, नहीं जमता है, यानी कि शरीर के भीतर कह रहा है कि रक्त जो है कि जमता नहीं है, किसकी मौजूदगी के कारण? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हिपैरिन या फाइब्रिन। तो ध्यान दीजिएगा 71 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिपैरिन के कारण ये नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? ठीक है, मानचित्र को बनाने का कार्य करता है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मानचित्रकार यानी कि कार्टोग्राफर। इंग्लिश में याद रखेंगे लोग, कार्टोग्राफर। ये मानचित्रकार तो सभी लोग जान जाएंगे कि मानचित्रकार कहा जाता है, लेकिन कार्टोग्राफर इंग्लिश वाला भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विषुव शब्द किसका द्योतक है? विषुव शब्द है कि ये किसका द्योतक है? तो 73 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे हम लोग विषुव कहते हैं। जब दिन और रात जो बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा दिन और रात कब बराबर होता है, डेट भी पूछा जाता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखिएगा। ठीक है, 21 मार्च और ठीक है 23 सितंबर। ठीक है, ये से सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देखिए, 74 नंबर कहता है कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल और हरा रंग, ध्यान दीजिएगा, अगर उसके मिश्रण को हम लोग मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो कौन सा रंग हम लोग को कलर प्राप्त होगा, मिलेगा? तो 74 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पीला। ठीक है, पीला। लेकिन ओरिजिनल कलर आजकल जो यूज़ होता है मार्केट में, वो कलर मिलाइएगा तो नहीं ये प्राप्त होगा आप लोगों को। इसके लिए ओरिजिनल रंग चाहिए होता है। लाल और हरा रंग को हम लोग मिक्स करेंगे तो पीला रंग प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 75 नंबर है, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि HR में HR किसके लिए फेमस है? ठीक है, किसके लिए होता है? HR का मतलब क्या होता है? तो 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, लेस देन HR ग्रेटर देन जो होता है ये है आपको, इसमें HR किस लिए है? तो हॉरिजॉन्टल रूल के लिए है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो और एक नेक्स्ट सेट में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।